हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एस शांतनु पेटे, योर कोच। और अब हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 2 ऑफ कोड ऑन वेजेस। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारे इंपॉर्टेंट टर्म और इंट्रोडक्शन देखा था कोड ऑन वेजेस का। और अब जो एपिसोड 2 है इसमें हम इक्वल रेमुनरेशन की बात करेंगे, यानी मेल और फीमेल में रेमुनरेशन को लेके, वेजेस को लेके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ में मिनिमम वेजेस के प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हर एक एम्प्लॉय को कम से कम इतना एक्स अमाउंट तो मिलना ही चाहिए, जिसे हम मिनिमम वेजेस कहते हैं। उसके प्रोविजन भी इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। यानी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर को, ये यहां पर ये कहना चाहते हैं। अगर कोई वर्क है, दो वर्क है, सेम वर्क या सिमिलर नेचर के वर्क, उसमें एक वर्क फीमेल कर रही है, एक मेल कर रहा है, तो यहां पर इन दोनों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयर को विथ रिस्पेक्ट टू वेजेस। यानी इनको जो वेजेस मिलने चाहिए, सेम वर्क या सिमिलर नेचर का जो वर्क है उसके लिए वेजेस सेम मिलने चाहिए। इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर हम पहले ही डेफिनेशन देख चुके हैं, जिसमें कि एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें सेम हो जहां पर, तो ऐसे वर्क में जो मेल फीमेल है उनमें आप वेजेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी इनको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो ऑलमोस्ट बराबर मिलना चाहिए। जैसे अगर मेल को आप इस काम का 10,000 रुपए दे रहे हैं तो फीमेल को आप 8,000 नहीं दे सकते। कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसको भी इक्वल वेजेस देना चाहिए। अब ये जो प्रोविजन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर बात आ जाती है कि सर ये वर्क 1 है और वर्क 2 है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सेम वर्क है या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये आप समझ लीजिए। अब ये आगे कहते हैं कि नो एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन। अभी हमने देखा कि इक्वल रिमुनरेशन होना चाहिए, इक्वल वेजेस होना चाहिए, सेम वर्क सेम नेचर के वर्क के लिए जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, 8,000 आप इसको दे रहे हैं और 10,000 इसको, और क्योंकि ऊपर बोला गया है कि भाई इक्वल होना चाहिए, तो आप किसी को जो ज्यादा दे रहे हैं उसको आप कम नहीं कर सकते जस्ट कंप्लाई करने के लिए इस प्रोविजन को। यहां पर इन्होंने क्लियर कहा है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। यानी आप एम्प्लॉय के वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकते टू कंप्लाई दिस इक्वल रिमुनरेशन का प्रोविजन। हाँ, ये जरूर है कि इसको 10,000 मिल रहे हैं, इसको 8 है, सेम वर्क कर रहे हैं, तो इसको आप 10 कर दीजिए, लेकिन जो ज्यादा है उसको कम नहीं कर सकते। इसके बाद आगे और इंपॉर्टेंट बात है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, यानी जेंडर के बेसिस पे, while recruiting any employee for the same work or work of similar nature and in condition of employment। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेल है, ये फीमेल है। अगर कोई जॉब आप ऑफर कर रहे हैं जो सेम वर्क है, दोनों के लिए वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, तो ऐसे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते वाइल रिक्रूटिंग। अब ये जो वर्ड है रिक्रूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें दो चीजें हैं। जब एम्प्लॉयर इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो ऐसा नहीं कह सकता है कि मेल को हम ज्यादा अमाउंट देंगे और फीमेल को कम देंगे, ऐसा नहीं कह सकता, खासकर जब वर्क कैसा है, सेम या सिमिलर नेचर का है। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा जब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में ओपनिंग्स शो करते हैं, यानी वैकेंसी शो करते हैं, तो वहां पर लिखा रहता है फॉर मेल या फिर फीमेल।
तो ये लिखना कहां तक जायज है? अगर आप ये देखें, ये वाला प्रोविजन देखें, तो मेरे हिसाब से आप इस तरह का ऐड भी नहीं कर सकते जिसमें कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो कि ये वैकेंसी है और यहाँ पर मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन नहीं कर सकते कि इसके लिए यही लगेगा, इसी तरह से मेल फीमेल को भी आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जहां तक वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज का सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जिसको आपको एम्प्लॉयमेंट में रखना है वो आप रख सकते हैं, लेकिन खुलेआम इसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि हमको मेल ही चाहिए या फीमेल ही चाहिए। इस प्रोविजन को अगर आप देखें तो ये यही बात कहता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं except where employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being force। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आपने कोल माइंस देखा होगा, कोयले की खदानें जहां रहती है, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर विमेन का काम करना प्रोहिबिटेड है। तो ऐसी वैकेंसीज जहां पर हैं, जहां पे माइंस में वर्क करना है, तो आप जरूर कह सकते हैं कि भाई मेल चाहिए, क्योंकि वहां पर विमेन को टोटली प्रोहिबिट किया गया है इन केस ऑफ कोल माइंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अदरवाइज अगर लॉ में इस तरह का प्रोहिबिशन नहीं है तो आप इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 3। और इसके साथ इन्होंने इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लिखा है, यानी कि जब आप सेम वर्क करा रहे हैं किसी से, तो उसमें जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, उसमें भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि मेल को आपने ज्यादा बेनिफिट्स दे दिए हैं, फैसिलिटीज दिए, और फीमेल को कम दिए। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये सर वर्क जो है, ये वर्क सेम वर्क है, ये दोनों वर्क सेम टाइप के वर्क है या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, ये डिसाइड कौन करेगा? इसमें तो काफी डिस्प्यूट हो सकता है। तो यहां पर ये कहते हैं कि इस तरह का डिस्प्यूट अगर होता है कहीं भी कि ये वर्क सेम है या नहीं है, तो ये जो मैटर है ये डिसाइड करेगी अथॉरिटी। अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को नोटिफाई करेगी और वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि सर ये वर्क ऑफ सिमिलर है, नहीं है। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप वहां अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। ये अथॉरिटी कौन सी है, ये सारा हम रूल में अलग से देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो बात करता है मिनिमम वेजेस की। मिनिमम वेजेस का मतलब वो वेजेस जो आपको किसी एम्प्लॉय को हर हाल में देना ही होगा। मिनिमम वेजेस उतना आपको देना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने 8,000 रुपए पर मंथ फिक्स किया हुआ है एज अ मिनिमम वेजेस फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, तो एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय को कम से कम 8,000 रुपए तो देने ही होंगे जब वो उसे एम्प्लॉय करेगा। तो ये जो बात अभी हमने देखी है, ये सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है कि पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, नो एम्प्लॉयर शेल पे टू एम्प्लॉय वेजेस लेस देन मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है किसी भी वर्क के लिए, और उस कंडीशन में एम्प्लॉयर को उतना पेमेंट तो देना ही होगा एम्प्लॉय को जो वो काम करेगा। अब चलते हैं सेक्शन 6 पे, जो बात करता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस की। यानी ये जो मिनिमम वेजेस है, अभी हमने देखा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस। तो वो किस तरह से करेगी ये यहां पे बताया है। ये कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, वो अभी हम देखेंगे। सब्जेक्ट टू 9, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में तरीका बताया गया है कि किस तरह से मिनिमम रेट ऑफ मिनिमम वेजेस फिक्स होंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद ये कहते हैं
कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स द रेट्स ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क और पीस वर्क। देखिए कई तरह के काम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। कहीं कहीं पे आपको जो सैलरी मिलती है वो टाइम के हिसाब से मिलती है, यानी मान लीजिए आप 8 से 5 का कोई जॉब करते हैं, टाइमिंग 8 से 5 है, 8 से 6 है, वॉट एवर मे बी द केस, और उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। लेकिन कहीं कहीं ज्यादातर अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में जाएंगे, छोटे छोटे लेवल के जो रोजगार रहते हैं, जॉब्स रहते हैं, वहां पर पीस रेट भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कोई बीड़ी बनाता है, यहाँ पे ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई कितने बंडल बीड़ी के बनाए उसके हिसाब से उसको पेमेंट होता है। सिलाई कढ़ाई का जो काम रहता है वहां पर भी कितना आपने वर्क किया उसके हिसाब से पेमेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं पीस वर्क। तो टाइम वर्क और पीस वर्क दो तरह के रेट्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं वेयर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क, अगर कोई एम्प्लॉई है जिसको पीस वर्क के बेसिस पे रखा गया है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर सिक्योरिंग सच एम्प्लॉय अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस ऑल्सो। यानी इनका कहने का मतलब है इवन अगर किसी को पीस रेट के हिसाब से रखा गया है तो भी गवर्नमेंट उसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी बेस्ड ऑन टाइम वर्क, यानी टाइम के हिसाब से भी उसको मिनिमम उतना तो मिलना ही चाहिए, ये भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी पीस वर्क एम्प्लॉइज के लिए। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो 8 से 5 का कोई काम है, उसके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि 8,000 रुपए मिनिमम वेजेस है। इसके अलावा पीस रेट है कहीं इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि भाई ये 2 रुपए पर पीस तो आपको मिलने ही चाहिए, ये मिनिमम रेट है पीस वर्क। और साथ में पीस वर्कर के लिए टाइम वर्क के हिसाब से भी रेट्स फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3,000 रुपए पर मंथ तो मिलना ही चाहिए पीस वर्कर को, तो ये डबल रेट्स वहां पर हो सकते हैं पीस रेटेड एम्प्लॉइज के लिए। अब आगे चलते हैं, सबसेक्शन 4 ये कहता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जब फिक्स करेगी गवर्नमेंट टाइम वर्क बेसिस में, तो वो जो फिक्स होगी, वो वेजेस जो फिक्स करेंगे वो उनका जो पीरियड है वो आवरली भी हो सकता है, डे के हिसाब से भी हो सकता है, या मंथ के हिसाब से। जैसे कि 8,000 रुपए पर मंथ ये फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, या फिर आवरली भी कर सकते हैं कि 150 रुपीज पर आवर, या फिर डे के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई 300 रुपए पर डे। इस तरह से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा आवरली, डे या मंथली बेसिस पे। फिर ये कहते हैं वेयर द रेट्स ऑफ वेजेस आर फिक्स बाय आवर, बाय डे और मंथ, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये हमें रूल्स में देखने को मिलेगा, और रूल्स हम अलग से करेंगे, अलग से मैं वीडियो दे रहा हूं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा इन वेजेस का वंस वेजेस मिनिमम वेजेस आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अब सबसे बड़ा काम जो गवर्नमेंट के सामने आता है कि वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करे। तो यहां पर वो किस तरह से करेगी, ऐसा नहीं कि मनमानी करेगी, कुछ भी कर देगी, कैसे भी फिक्स कर देगी बिना सोचे समझे। यहां पर भी एक तरीका बताया है जो सबसेक्शन 6 में कहा गया है। ये कहते हैं कि जब कभी भी गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी तो गवर्नमेंट को देखना होगा, टेक इनटू अकाउंट द स्किल ऑफ द वर्कर्स रिक्वायर्ड। यानी मान लीजिए ये काम है कोई, ये वर्क है, तो इस वर्क के लिए स्किल कितनी चाहिए वर्कर की, अंडर द कैटेगरीज ऑफ अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या हाईली स्किल्ड है, या फिर जियोग्राफिकल एरिया भी देखना पड़ेगा, बहुत ही दूर जाके कहीं काम कर रहा है वो, यानी किस एरिया में वो काम कर रहा है, या दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट को देखना होंगे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करने के समय। इसके बाद ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में इन एडिशन, अगर चाहे तो और भी ये फैक्टर्स देख सकती है, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी,
नॉर्मली डिफिकल्ट टू बियर, यानी वो जो कंडीशंस हैं उस वर्क की, क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर में उसे काम करना पड़ता है या ह्यूमिडिटी में काम करना पड़ता है, या फिर हैजार्डस ऑक्यूपेशन है या प्रोसेस और अंडरग्राउंड वर्क है, यानी वहां पर कंडीशंस जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहा है तो शायद वो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को बढ़ा सकती है गवर्नमेंट उस केस में। ये सारे फैक्टर्स भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो देख सकती है मिनिमम रेट वेजेस फिक्स करते समय। The norms of such fixation of minimum rate of wages shall be such as may be prescribed। अब ये norms जो हैं ये prescribe किए जाएंगे rules में, और उसके हिसाब से ही minimum rate of wages fix किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। The number of minimum rates, अब देखिए कई तरह के रेट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है मिनिमम रेट्स, तो यहां पे कहा है कि नंबर ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में एज फार एज पॉसिबल बी केप्ट एट मिनिमम बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कम से कम वेराइटी ऑफ रेट्स रखना है। ऐसे नहीं कि बहुत हजारों मिनिमम रेट्स रख दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, कम से कम टाइप्स ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस जब गवर्नमेंट फिक्स करेगी तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, वेजेस में क्या क्या होगा। तो यहां पे ये कहते हैं कि जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होगा इट में कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले ये कहते हैं एक बेसिक रेट होगा, बेसिक रेट ऑफ वेजेस। इसके साथ अलाउंस भी हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं डियरनेस अलाउंस वगैरह वगैरह, वो भी हो सकता है। और ये जो अलाउंस रहेगा इसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एडजस्ट करती रहेगी, और इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो रहता है उसको भी गवर्नमेंट देखेगी और उसके मुताबिक उस रेफरेंस से ये अलाउंस को एडजस्ट कर सकती है समय समय। इसके बाद दूसरा ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी केवल बेसिक रेट फिक्स कर दे विदाउट अलाउंस, केवल बेसिक रेट। एंड साथ में ये कह रहे हैं कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एट कंसेशनल रेट। तो यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। देखिए कई तरह के जो काम रहते हैं वहां पर एम्प्लॉयर आज भी काइंड में कुछ देता है, जैसे कि कुछ अनाज दे दिया है, ठीक है, वर्कर को काम के बदले, जो आज भी प्रथा चली आ रही है। तो ऐसे एरियाज जहां पर इस तरह की प्रैक्टिसेस होती है वहां पर गवर्नमेंट बेसिक रेट फिक्स कर सकती है और साथ में कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन फिक्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसान है, वहां पर किसान है वो किसी को एम्प्लॉय करता है अपनी फसल के लिए, तो वहां पर एक बेसिक रेट फिक्स किया जा सकता है कि भाई इस एम्प्लॉय को आप 3,000 रुपए पर मंथ देंगे, और साथ में कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन बोला जा सकता है कि 500 रुपए तक का कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज, यानी आप इतने का आप दूसरा सप्लाई भी इसको दे सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट ऑल इंक्लूसिव रेट भी फिक्स कर सकती है, अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इफ एनी, सब मिला के भी एक ऑल इंक्लूसिव रेट भी गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। इसके बाद आगे ये कहते हैं कि जहां तक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की बात है और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन की बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट शैल बी कंप्यूटेड बाय सच अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी कोई अथॉरिटी जो इसको देखेगी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन को, और उसके मुताबिक ही रेट फिक्स किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस। देखिए दो तरह की मेथड्स यहाँ पे बताई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब कभी भी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करेगी
तो एक तो वो कमिटी फॉर्म कर सकती है, कमिटी ऑफ पर्सन्स, जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज और कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन भी रहेंगे, जो इंक्वायरी करेंगे कि किस तरह की मिनिमम वेजेस होने चाहिए, और वो रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को, और उसके बाद गवर्नमेंट फिक्स करेगी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। या फिर डायरेक्ट नोटिफिकेशन मेथड है, नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी गवर्नमेंट अपना प्रपोजल कि भाई ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हो सकते हैं, और 2 महीने का समय दिया जाएगा, जितने भी कंसर्न पर्सन हैं वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और उसके बाद गवर्नमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करेगी। अब देखिए, जहां तक कमिटी का सवाल है, कमिटी में कौन कौन होना चाहिए? इट शुड कंसिस्ट ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज विच शैल बी इक्वल इन नंबर्स। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट है शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कमिटी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 मेंबर्स की कमिटी है तो इसमें इंडिपेंडेंट पर्सन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 10, और बचे हुए 20 इसमें इक्वल नंबर में होने चाहिए, पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड पर्सन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज। अब जब गवर्नमेंट के पास कुछ फीडबैक आता है, कमिटी का जो भी रिप्रेजेंटेशन रहता है वो, या फिर नोटिफिकेशन मेथड में लोगों ने अपना जो फीडबैक दिया है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखने के बाद गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन फिक्स कर सकती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, या रिवाइज कर सकती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जब कभी भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होंगे या रिवाइज होंगे और गवर्नमेंट और नोटिफाई करेगी, तो कम से कम 3 महीने का समय गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी इमीडिएटली वो अप्लाई नहीं कर सकती वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। 3 महीने का समय देना पड़ेगा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। इसके बाद देखिए, एक बार फिक्स हो जाते हैं मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, उसको रिवाइज भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो जब कभी भी रिवीजन होगा मिनिमम वेजेस का, तो गवर्नमेंट शुड कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 42। ये हमने पहले भी देखा था, एडवाइजरी बोर्ड रहेगी और वो एडवाइज करेगी गवर्नमेंट को। तो रिवीजन के समय एडवाइजरी बोर्ड का व्यूज भी गवर्नमेंट लेगी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल रिव्यू or revise the minimum rates of wages ordinarily at an interval not exceeding 5। इसका मतलब एक बार वेजेस फिक्स हो गए हैं, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, तो उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 5 साल का पीरियड दिया गया है जिसमें गवर्नमेंट को वो रिव्यू या रिवाइज करना ही होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स होंगे सब्जेक्ट टू सेक्शन 9। तो ये सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज नहीं किया है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द फ्लोर वेजेस। देखिए, फ्लोर वेजेस वो वेजेस होते हैं मिनिमम वेजेस जिससे कि कम मिनिमम वेजेस कोई गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकती। मसलन अगर किसी काम के लिए गवर्नमेंट ने 8,000 रुपए फ्लोर रेट रखा है, 8,000 रुपए का फ्लोर रेट है पर मंथ, इसका मतलब ये जो फ्लोर रेट है इससे कम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नहीं हो सकता, इससे ज्यादा गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, 10,000 12,000, लेकिन 8,000 जो फ्लोर रेट है उससे कम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नहीं हो सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल फिक्स द फ्लोर वेजेस टेकिंग इनटू अकाउंट द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड। यहां पर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ वर्कर, यानी उसको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होना चाहिए उसके मुताबिक फ्लोर वेजेस फिक्स करेगी गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट फ्लोर वेजेस मे बी फिक्स फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। अलग अलग भागों के लिए, क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर रेट फिक्स किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये फ्लोर रेट ऑफ वेजेस से कम नहीं हो सकते, इससे ऊपर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया है, मान लीजिए फ्लोर रेट 8,000 है, और मान लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10,000 मिनिमम रेट ऑफ फिक्स किया था, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने फ्लोर रेट फिक्स किया है। तो
स्टेट गवर्नमेंट अभी इसको कम नहीं कर सकती कि भाई 8,000 फ्लोर रेट है तो हम इसे कम कर दें, रिड्यूस नहीं कर सकती। एक बार मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, उससे कम नहीं कर सकती वो। इसके बाद ये भी इन्होंने क्लियर किया है कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये फ्लोर रेट्स फिक्स करेगी तो वो कंसल्ट करेगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को, और साथ में वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कंसल्ट करेगी व्हाइल फिक्सिंग द फ्लोर रेट्स ऑफ वेजेस। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की, जो कहता है वेजेस ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। तो मान लीजिए एक नॉर्मल वर्किंग डे आपका लेट्स से 8 आवर्स का है, और अगर किसी एम्प्लॉय ने पूरे 8 घंटे काम नहीं किया है, मान लीजिए यहां पर 5 घंटे ही काम किया है उसने और बाकी के 3 घंटे वो नहीं कर सका है किसी वजह से, तो भी ऐसे केस में इस एम्प्लॉय को पूरे दिन का वेजेस मिलेगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि ही हैज वर्कड फॉर द फुल डे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट ही विल नॉट बी एंटाइटल टू गेट फुल वेजेस, पूरे दिन के वेजेस उसे नहीं मिलेंगे अगर ये जो फेलियर टू वर्क है, अगर ये फेलियर टू वर्क है, ये इसकी मर्जी से ये नहीं कर रहा था, यानी एम्प्लॉयर ने उसे काम दिया था लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था, ही वॉज नॉट विलिंग टू वर्क, तो ऐसे केस में पूरे दिन के वेजेस नहीं मिलेंगे। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसको पूरे दिन के वेजेस मिलेंगे, चाहे उसने कम आवर्स ही काम क्यों न किया हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल बना के कुछ और कंडीशंस या केसेस भी प्रिस्क्राइब्ड कर सकती है जिसमें कि इसको पूरे दिन के वेजेस नहीं मिलेंगे, तो वो हम रूल्स में अलग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस या केसेस हैं जिसमें इसे पूरे दिन के वेजेस नहीं दिए जाएंगे। तो नॉर्मली उसे पूरे दिन के वेजेस मिलेंगे एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 11 की। ये कहता है वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय है, उसे 2 तरह के काम दिए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट में। एक तरह के वर्क के लिए वेजेस उसके मान लीजिए मिनिमम वेजेस 10,000 फिक्स किए गए हैं, और दूसरे तरह का जो काम है उसके लिए जो मिनिमम वेजेस है वो 8,000 फिक्स किए गए। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है अलग अलग कामों के लिए, और इसे दोनों काम करने को कहा गया है। तो ऐसे में ये सेक्शन 11 कहता है कि इसका जो पेमेंट होगा वो कम से कम उतना होना चाहिए जितना उसने टाइम डिवोट किया है दोनों वर्क्स के लिए। तो मान लीजिए कि 8 घंटे का अगर ये इसका जॉब रहता है, और 8 घंटे में 4 घंटे ये इस काम को करता है जिसके लिए मिनिमम रेट कितना है 10,000, और 4 घंटे वो दूसरे वर्क को देता है जिसके लिए 8,000 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है। तो ऐसे में इसका जो ओवरऑल पेमेंट होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 10,000 का 50% मान लीजिए 5,000, और 8,000 का 50% 4,000, तो मिनिमम ऐसे केस में उसको कम से कम 9,000 रुपए का पेमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, जिसमें कहा गया है मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्क। देखिए पीस वर्क हमने पहले भी देखा था, जो पीसेस के बेसिस पे आप कितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको वो पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए कोई अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है और उसमें एक पूरा बंडल बनाने के लिए उसको 10 रुपए मिलते हैं। अब ये तो हो गया पीस रेट के हिसाब से इसको रखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने पीस रेट का फिक्स किया ही नहीं है इस काम के लिए। अगर गवर्नमेंट ने टाइम रेट फिक्स कर रखा है और पीस रेट फिक्स नहीं किया है मिनिमम रेट, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर शेल पे टू सच पर्सन वेजेस नॉट लेस द मिनिमम टाइम रेट। तो मिनिमम टाइम रेट जितना भी वो टाइम डिवोट कर रहा है 8 आवर्स या जो भी है, तो उस टाइम रेट के हिसाब से इस एम्प्लॉय को पेमेंट मिलना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पीस रेट के हिसाब से इसका पेमेंट आ रहा है 5,000 रुपए, पीस रेट के हिसाब से इसने काम किया है 5,000, लेकिन गवर्नमेंट ने इस जॉब के लिए टाइम रेट फिक्स कर रखा है और वो है मिनिमम 8,000 रुपए का,
मिनिमम वेजेस फॉर द मंथ। तो ऐसे केस में ऑल्दो की पीस रेट इसका 5,000 ही आ रहा है, लेकिन इसको कम से कम 8,000 रुपए तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर टाइम रेट फिक्स किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 13 की, फिक्सिंग ऑफ आवर्स ऑफ वर्क फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। यानी एक नॉर्मल वर्किंग डे किसी भी एम्प्लॉय के लिए कितने आवर्स का होगा, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है व्हाइल फिक्सिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो यहां पर ये कहते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट, और नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे विच विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल वर्किंग डे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि इस काम के लिए 9 आवर्स इन अ डे विल बी द नंबर ऑफ आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। ये एक दिन का 9 घंटे काम करना है, और उसमें वो स्पेसिफाई कर सकती है पीरियड ऑफ इंटरवल्स भी, जैसे 9 घंटे में के काम में 1 आवर्स का लेट से ब्रेक रहेगा, दैट इज इंटरवल रहेगा। इसके बाद ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में फिक्स द डे ऑफ रेस्ट, यानी छुट्टी का दिन भी फिक्स कर सकती है इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डे विच शैल बी अलाउड टू ऑल एम्प्लॉइज और टू एनी स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज। तो जरूरी नहीं है कि सभी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज के लिए ये छुट्टी का दिन हर 7 दिन में होगा। अलग अलग एम्प्लॉइज, क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं। तो 7 दिन में एक दिन छुट्टी का होगा, ऐसा गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज के लिए। और फॉर द पर्पज ऑफ रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेज ऑफ रेस्ट, यानी ये जो छुट्टी का दिन है इसमें अगर आपसे कुछ काम कराया जाता है तो उस केस में क्या रेम्यूनरेशन उसे पे किया जाएगा एम्प्लॉय को। कभी कभी होता है कि छुट्टी के दिन भी बुला लिया गया है, तो उस दिन उसे कितना पेमेंट किया जाएगा उस छुट्टी के दिन का, वो भी डिसाइड कर सकती है। और ये कहते हैं प्रोवाइडेड पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट, यानी ये जो छुट्टी के दिन का जो पेमेंट होगा, ये इसका जो रेट होगा शुड नॉट बी लेस देन द ओवर टाइम रेट, यानी इसे ओवर टाइम रेट जैसा ही माना जाएगा, यानी उससे कम नहीं हो सकता। नॉर्मल डेज में जो आपका रेट रहता है वो नॉर्मल रहता है, एंड ओवर टाइम रेट जो कि एक्स्ट्रा आप काम करते हैं उसका रेट अलग रहेगा। और ये जो छुट्टी के दिन आप काम करेंगे इसका जो पेमेंट आपको होगा वो उस रेट से होगा जो ओवर टाइम रेट से कम नहीं होना चाहिए। अभी हमने ये जो भी प्रोविजंस देखे हैं नंबर ऑफ आवर्स के, नॉर्मल वर्किंग डे और फिर डे ऑफ रेस्ट, और ये सब किसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो यहां पर ये कहते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज के लिए अप्लाई होंगे ओनली टू द एक्सटेंड एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी सारे के सारे प्रोविजन इन सभी एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, इनमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय एंगेज इन इमरजेंसी विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और प्रिवेंटेड, इमरजेंसी के हालातों में जो काम करते हैं जिनका नेचर ऑफ वर्क इमरजेंसी टाइप का रहता है, वहां पर ये नॉर्मल डे शायद कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस हो। इसी तरह से एम्प्लॉय एंगेज इन अ वर्क ऑफ द नेचर ऑफ प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क विच मस्ट नेसेसरी बी कैरीड डाउन आउटसाइड द लिमिट लेड डाउन फॉर द जनरल वर्किंग इन द एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। जैसे कहीं पे कोई साइट चल रही है और वहां पर किसी को एम्प्लॉय कर रखा है और शायद वहां पे नॉर्मल वर्किंग आवर डिफाइन करना मुश्किल है या डेज ऑफ रेस्ट डिफाइन करना मुश्किल है, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट। अब ये इंटरमिटेंट कैसा होता है, सीजनल। जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई या और भी इस तरह की इंडस्ट्री जहां पर सीजनल वर्क होता है, और वो सीजनल वर्क में कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस वो ये नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर सकते हैं इन ए नॉर्मल डे। इसी तरह से एम्प्लॉय एंगेज इन एनी वर्क फॉर विच फॉर टेक्निकल रीजन हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर। तो कुछ कुछ टेक्निकल वर्क ऐसे होते हैं कि वहां से आप काम खत्म किए बिना हिल नहीं सकते,
और ऐसे केस में भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स को लेके। इसी तरह से एम्प्लॉय एंगेज इन अ वर्क विच कुड नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट टाइम्स डिपेंडेंट ऑन द इर्रेगुलर एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस जहां पर हावी रहती हैं, आंधी तूफान बाढ़ जो भी कह लें आप, तो वहां पर नेचुरल फोर्सेस के हिसाब से काम होता है अगर, तो उस केस में भी आपको नॉर्मल वर्किंग डे फिक्स करना मुश्किल रहेगा गवर्नमेंट के लिए, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस दिए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, सेक्शन 14। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन हो गया है अब, और इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल डे है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स फिक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 घंटे फिक्स हैं, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय ये 9 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा है किसी दिन इन एन एस्टेब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 घंटे काम कर लिया है, एम्प्लॉयर ने कहा भाई ये और काम है इसे कंप्लीट करके जाइएगा, तो ये जो एक्सेस आवर इसने काम किया है इसे हम कहेंगे ओवर टाइम। क्या कहेंगे? ओवर टाइम। और एम्प्लॉयर को ओवर टाइम के लिए भी अलग से पेमेंट करना होगा, और ये जो रेट रहेगा ओवर टाइम का, जो रेट रहेगा, इट शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस मान लीजिए यहाँ पर आवर का 200 रुपया है, तो ओवर टाइम का जो रेट रहेगा वो कम से कम 2 गुना होना चाहिए, यानी कम से कम यहां पर 400 तो होना ही चाहिए, डबल ऑफ द नॉर्मल वर्किंग रेट।